हाय गाइस, मैं सिद्धर मुंडा फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ नया वीडियो लेकर के। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अगला भाग में। कुछ कल्पनाएं जानबूझकर अनजाने में विशिष्ट, पूर्ण या लगन के साथ कल्पित की जाने के लिए चुन ली जाती है ना, और दूसरी दवा दी जाती है क्योंकि पहले वे कल्पनाएं हैं जिनकी सच्चाई की अभिव्यक्ति कामना करता है। असत्यपरक कल्पनाओं को त्याग दिया जाता है। इस प्रकार वास्तविक कल्पनाएं वास्तविक कला रचनाओं को जन्म देती है। कला और कल्पना का संबंध कम से कम पिछले 200 सालों से साधारण बात रहा है। किसी उपन्यास या फिल्म की कला कल्पना का एक अच्छा उदाहरण है जो हम लोग देखते हैं। चित्रकला पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जब सौंदर्य शास्त्र को इस पर आधारित करने का प्रयास किया जाता है तो परिणाम सौंदर्य शास्त्र विरोधी होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि मनोवैज्ञानिकों को, जिन्होंने कलात्मक सृजन को दीवा स्वप्न की भांति स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उन्हें यह नहीं मालूम कि मनोविनोद कला और वस्तुतः कला के बीच विभेद जैसी भी कोई वस्तु होती है, और जो कलाकार गलत धारणा से इस प्रकार दीवा स्वप्न दृष्टा होता है, जो अपनी कल्पना में एक बहाने की दुनिया बना लेता है, गलत ही है। योग्य कलाकारों और योग्य सौंदर्यविदों ने बार बार इस गलत धारणा का विरोध किया है। आगे है, यदि एक संगीतकार द्वारा एक लय का बनाना कलात्मक सृजन का एक उदाहरण है, तो लय एक काल्पनिक वस्तु है और यही एक कविता अथवा चित्र या किसी दूसरी कला रचना पर भी लागू होता है। इसमें विरोधाभास प्रतीक होता है। हो सकता है कि हम लय को काल्पनिक वस्तु न मानकर एक वास्तविक वस्तु, आवाज़ों का वास्तविक संग्रह माने, और यह कि चित्र कैनवास का वास्तविक रंगों से ढका हुआ वास्तविक टुकड़ा है ना। कला रचना शब्द से हमारा अर्थ किसी ऐसी चीज़ को नाम देता है जिसे हम वास्तविक कहेंगे। किसी संगीत को ध्यान से सुनने पर, चित्र को देखने पर हमें जो प्राप्त होता है वह एक विशेष प्रकार का इंद्रिय आनंद है। जिस सीमा तक हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे होते हैं उतना ही इंद्रियां सुख प्राप्त करते हैं, है ना। किसी भी कलाकृति को देखते समय हम कल्पना किसी करते हैं। जब हम एक चित्र देख रहे होते हैं तब वास्तव में जो हम देखते हैं
और जो हम काल्पनिक रूप से देखते हैं, इन दोनों के बीच प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ अंतर नोट किया होगा। इसका एक स्पष्ट उदाहरण कठपुतली, जिसे हम लोग देखते हैं, कठपुतली आप लोग देखते होंगे, का खेल। देखने में हम हाव भावों के बदलने के साथ साथ कठपुतली दिखाने वाले की वाणी के शब्दों और लयों के परिवर्तन के साथ साथ कठपुतली के चेहरों पर बदलती हुई अभिव्यक्ति देखती है ना। देखिए, यह जानते हुए भी कि वे केवल कठपुतलियाँ हैं, हम यह जानते हैं कि उनके चेहरों की अभिव्यक्ति बदल नहीं सकती, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उन अभिव्यक्तियों को काल्पनिक रूप से देखते चलते हैं, जिसके विषय में हम यह जानते हैं कि वास्तव में हम इन्हें नहीं देख रहे हैं, है ना। गौर से ध्यान देंगे। जैसे कि 19वीं शताब्दी के अंत तक चित्रकला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, तब तक सभी का यह मानना था कि चित्रकला एक चाक्षुष कला है और चित्रकार वह व्यक्ति है जो अपनी आँखों का प्रयोग करता है और हाथों का प्रयोग उन चीज़ों को उतारने के लिए करता है। तब एक चित्रकार सीज़ान आया और उसने अंधे आदमी की तरह चित्रण करना प्रारंभ कर दिया। इसके शांत जीवन के अध्ययन, जिसमें उसकी आत्मा का सार मूर्तित तथा सीज़ान नहीं था। चित्रकला कभी भी चक्षुमनाक होता है, कला नहीं हो सकती। चित्रकार हाथ से चित्र बनाते हैं, आँखों से नहीं। प्रभाववादी चित्रकारों ने केवल प्रकाश को बनाया है। ऐसे चित्रकार हुए हैं, आगे है, जिन्होंने अपने हाथों, अंगुलियों, कलाइयों और बाहों से यहाँ तक कि अपने पाँव और अंगूठों से भी काम करते थे। चित्रकार वह चित्रित करता है जो चित्रित किया जा सकता है। सीज़ान का आभास कांट के सिद्धांत के कलाकार के लिए रंगों का एकमात्र प्रयोग आकृतियों को दिखने योग्य बनाने में है, किंतु वास्तव में यह बिल्कुल अलग है। कांट चित्रकार की आकृतियों को कैनवास पर दिखने योग्य 2 आयाम वाली खिंची हुई आकृतियाँ मानते थे, जबकि सीज़ान की आकृतियाँ कभी 2 आयाम वाली नहीं होती, वे ठोस हैं और हम उन पर तक कैनवास से होकर पहुँचते हैं। इस प्रकार की चित्रकला में चित्र का तल गायब हो जाता है, यह शून्य में पिघल जाता है और हम इसमें से गुजर जाते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद के चित्रकारों में दर्शक उनमें क्या पाता है ना, यह इस पर निर्भर करता है कि उनमें क्या है। इन चित्रों को देखने में दर्शक रंग के केवल सपाट नमूनों को देखता है, वह और कुछ चित्रों से नहीं पा सकता है ना। इन बातों को अब गौर से सुने और सोचने की कोशिश करें। आगे है, चित्रकला के विषय में जो भूला हुआ सत्य सीज़ान के ढंग से फिर सामने आया कि एक चित्र को
देखने पर दर्शक का अनुभव निश्चित रूप से चक्षुष अनुभव बिल्कुल नहीं है। वह जो अनुभव करता है वह उसके देखने मात्र में समाया हुआ नहीं है। देखने के अनुभव को चक्षुष कल्पना द्वारा संशोधित और पवित्र करके किए गए अनुभव में भी समाया हुआ नहीं है। यह केवल देखने पात्र से ही संबंधित नहीं है, इसमें स्पर्श का योगदान भी है। जैसे कैनवास पर कैसा टेक्सचर है, कपड़े की मोटाई कैसी है, छाल का ठंडा खुरदरापन, पत्थर की चिकनाहट या कुरमुरापन और गुण, जो ये चीज़ें हमारी संवेदनशील अंगुलियों के निशानों को दिखा देती है। इस प्रकार चित्रकार की भाषा दर्शक के मस्तिष्क को संवेदनशील बना देती है और दर्शक चित्रकार की भाषा को समझ जाता है। आगे है कला का आनंद। केवल इंद्रियां अनुभव ही नहीं है, यह कलात्मक अनुभव है। संगीत को सुनने वाला व्यक्ति केवल उसकी सुखद आवाज़ों का ही अनुभव नहीं करता है, यानी अनुभव नहीं करता है या अनुभव नहीं कर रहा होता है, वह कलात्मक रूप में सभी प्रकार की गतिविधियों का अनुभव कर रहा होता है। जैसे समुद्र, आकाश, सितारे, वर्षा की बूंदों का गिरना, हवा का तेज बहना, तूफान, झरने का बहना, नृत्य, आलिंगन है ना, आलिंगन और युद्ध आदि। चित्रों को देखने वाला व्यक्ति भी रंगों के नमूनों को देखने के साथ साथ कल्पना में इमारतों, प्रकृति दृश्यों और मानवीय आकृतियों में घूमता है। अतः कला के गुण दोषों का विवेचन करने की समुचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति के लिए एक कला रचना का मूल्य इंद्रिय तत्वों द्वारा प्रदत्त आनंद भावना से नहीं है, जो कला रचना के वास्तविक आधार है, अपितु कलात्मक अनुभव की उस आनंद भावना से है जिसे ये इंद्रिय तत्व जगते हैं, है ना, यानी जागते हैं। कला रचनाएं एक साध्य के लिए साधन होती है। यह साध्य संपूर्ण कलात्मक अनुभव है जिसका आनंद लेने योग ये हमें बनाती है। जिसे हम लोग चित्र को देखते हैं तो आनंद उससे मिलता है। अतः वस्तुतः कला रचना एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसका आनंद लेने वाला व्यक्ति अपनी कल्पना द्वारा इसे समझता है या इसे यानी इसके प्रति सजग होता है। यानी करें डॉक्टर स्वामीनाथ के शब्दों में कला को क्या कहे हैं, आप गौर से ध्यान देंगे। कला का मूल प्रयोजन एक ऐसे समांतर संसार का सृजन है जिसमें सचेतन मनुष्य अहम भाव से मुक्त होकर अपने को अनंत रूपों में देख सकता है। यानी कला को गौर से मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। कला का मूल प्रयोजन एक ऐसे समांतर संसार का सृजन है जिसमें सचेतन मनुष्य अहं भाव से मुक्त होकर अपने को अनंत रूपों में देख सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर मेरा वीडियो को ज़रूर करें ताकि
आपको नोटिफिकेशन मिली और नया नया आपको वीडियो मिलता रहे। सभी को धन्यवाद।